क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि कुछ व्यापारियों का एक छोटा सा समूह दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टेकओवर को अंजाम दे देगा? आज की इस विश्लेषण में बात हो रही है उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसने एक साधारण बिजनेस से शुरुआत करके एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि बेलगाम कॉर्पोरेट पावर की एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के टेक जायंट्स जैसे एप्पल, गूगल या फेसबुक को ही देख लेते हैं। इनके पास अथाम पैसा और मार्केट डोमिनेंस दोनों है ना? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का लेवल बिल्कुल अलग था। ये कोई आम कंपनी नहीं थी। जरा सोचकर देखते हैं, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी अपनी खुद की फौज हो, जो अपने सिक्के छापती हो और जिसके पास दूसरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का पूरा अधिकार हो। सुन के अजीब लगता है, पर यह बिल्कुल सच था। तो इस पूरे टेकओवर को 6 अलग अलग हिस्सों में समझा जा सकता है। शुरुआत करेंगे उनके जॉइंट स्टॉक स्टार्टअप मॉडल से, फिर देखेंगे उनकी शुरुआती गलतियां, कैसे उन्होंने एक कमजोर होते साम्राज्य का फायदा उठाया, कुछ हॉस्टाइल टेकओवर्स किए, जीत के 4 नए हथियार बनाए और आखिर में इस पूरी मोनोपोली का अंत कैसे हुआ। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जहां ये जॉइंट स्टॉक स्टार्टअप एकदम आम सी शुरुआत करता है, सिर्फ मसालों के व्यापार के लिए। 1600 का साल था। सिर्फ 125 शेयर होल्डर्स ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया। इनकी इनिशियल कैपिटल सिर्फ 70,000 पाउंड्स थी और पहला लक्ष्य था साउथ ईस्ट एशिया, खासकर इंडोनेशिया में मसालों का व्यापार करना। 1601 की पहली यात्रा में वहां 2 फैक्ट्रियां भी बनाई गई। मतलब शुरुआत में इनका भारत आने का कोई बड़ा प्लान था ही नहीं, लेकिन डच व्यापारियों से मिली कड़ी टक्कर ने इन्हें एक बहुत बड़ा पिवट करने पर मजबूर कर दिया और इनका रुख हिंदुस्तान की तरफ मुड़ गया। अब यहां से शुरू होता है दूसरा फेज। नए मार्केट में आने का मतलब था दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से आमना सामना। 1608 के आसपास मुगल फौज की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो इस नंबर पर ध्यान देते हैं। 40 लाख हथियारबंद सैनिक। इस विशाल सेना के सामने ये मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापारी लिटरली किसी चींटी के बराबर थे। इन्हें तुरंत समझ आ गया था कि यहाँ ताकत नहीं, बल्कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ छोटी जीतें मिली, जैसे 1612 में स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराना और 1615 में सर थॉमस रो का सूरत के लिए शाही फरमान हासिल करना। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट आता है 1670 में, जब ब्रिटिश क्राउन ने इन्हें कुछ ऐसी शक्तियां दे दी जो किसी होश उड़ा देने वाली साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है। एक ट्रेडिंग कंपनी को अचानक अपनी खुद की करेंसी छापने, सेना बनाने और युद्ध की घोषणा करने की पावर मिल गई। ये एक प्योर गेम चेंजर मोमेंट था। नई मिली इस पावर ने इन व्यापारियों को बेहद अहंकारी बना दिया और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में 1686 में इन्होंने सीधे मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। नतीजा, एक बहुत ही बुरी और शर्मनाक हार। कंपनी ने अपने सारे कारखाने खो दिए और उन्हें लिटरली सम्राट औरंगजेब के सामने झुककर माफी मांगनी पड़ी। औरंगजेब ने इनके अहंकार को बिल्कुल जमीन पर ला दिया था। माफी भी छोटी मोटी नहीं थी। औरंगजेब ने इन पर उस वक्त के 1.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये करीब 33.5 करोड़ रुपए बनते हैं। इस जबरदस्त झटके ने इस छोटे से स्टार्टअप को चुपचाप पीछे हटने और किसी बेहतर मौके का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। और वो मौका आखिरकार मिला तीसरे फेज में, जब एक विशाल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और पावर का एक लंबा वैक्यूम क्रिएट हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद भारत में एक अजीब सी अराजकता फैल गई। एक तरफ मराठा, राजपूत और जाट जैसी क्षेत्रीय ताकतें अपना प्रभाव बढ़ा रही थीं। दूसरी तरफ नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने मुगलों की बची खुची आर्थिक कमर तोड़ दी। और इस सब के बीच फ्रांसीसी जैसी यूरोपियन पावर भी पौंडीचेरी और चंदन नगर में तेजी से फैलने लगी थी। ये एक परफेक्ट केओस था। इस बाहरी अराजकता के बीच कंपनी चुपचाप खुद को अंदर से मजबूत कर रही थी। उन्होंने अपने हथियार अपग्रेड किए और सबसे बड़ा काम ये किया कि लोकल हिंदुस्तानी लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इन्हें सिपाही कहा जाता था। ये सिपाही एक प्राइवेट कॉर्पोरेट आर्मी की सबसे बड़ी ताकत बन गए। इसी दौरान 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से इन्हें एक स्पेशल ट्रेड परमिट मिल गया, जिसे दस्तक कहा जाता था। ये कोई मामूली परमिट नहीं था। ये बंगाल में कंपनी के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री पास था। इसने नवाब के रेवेन्यू को तो तबाह किया ही, साथ ही कंपनी को वहां की लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का एक लीगल हथियार भी दे दिया।
और यहाँ से रास्ता खुलता है चौथे फेज का, कठपुतलियां और एक प्रॉपर हॉस्टाइल टेकओवर, बिल्कुल किसी मॉडर्न कॉरपोरेट कूप की तरह। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जब कंपनी के इंटरफेरेंस से तंग आकर 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला किया, तो कंपनी ने कूटनीति की एक नई हद पार कर दी। उन्होंने सामने से लड़ने के बजाय नवाब के ही लोगों जैसे बैंकर जगत सेठ और मिलिट्री कमांडर मीर जाफर को भारी रिश्वत देकर खरीद लिया। अपने ही दुश्मन को अंदर से खोखला करने की ऐसी साजिश किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं थी। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर उन्होंने मीर जाफर को एक पपेट की तरह गद्दी पर बिठा दिया। फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में 3 बड़ी ताकतों को एक साथ हराया और आखिरकार 1765 की इलाहाबाद संधि। इन 3 पड़ावों ने इन्हें सिर्फ एक व्यापारी से हटाकर पूरे बंगाल का आधिकारिक टैक्स कलेक्टर बना दिया। ये एक एब्सोल्यूट हॉस्टाइल टेकओवर था। इस दीवानी अधिकार का मतलब समझना बहुत जरूरी है। बंगाल उस वक्त का सबसे अमीर सूबा था। अब वहां का पूरा टैक्स का पैसा सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरी में जा रहा था। जरा विचार करने वाली बात है, एक बिजनेस जो पहले अपना पैसा लगा के यहां से सामान खरीदता था, अब यहीं का पैसा टैक्स के रूप में वसूलता और उसी पैसे से अपनी फौज और बिजनेस दोनों बढ़ाता। इनके पास अब लिटरली अनलिमिटेड कैपिटल थी। इनके पास पैसा तो आ गया, पर पूरे देश पर कब्जा कैसे हुआ? इसे समझने के लिए चलते हैं 5वें हिस्से पर, उन 4 टूल्स की तरफ जिन्होंने इस कॉन्टिनेंटल मोनोपोली का बेस बनाया। ये 4 स्टेप्स किसी शातिर किताब का हिस्सा लगते हैं। पहला, रेजिडेंस यानी ब्रिटिश डिप्लोमैट्स को लोकल राजवाड़ों के दरबार में घुसपैठ करवाना। दूसरा, सब्सिडियरी अलायंस, जहां देसी राजाओं को अंग्रेजी सेना की प्रोटेक्शन लेने पर मजबूर किया गया। तीसरा, जरूरत पड़ने पर ब्रूट फोर्स यानी निर्मम सैन्य बल का इस्तेमाल। और चौथा, सबसे खतरनाक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर किसी राजा का कोई सगा बेटा नहीं है तो वो राज्य खुद ब खुद कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगा, जैसे झांसी और अवध के साथ हुआ। और इन पॉलिसीज का रिजल्ट कितना खतरनाक था, ये इस आंकड़े से साफ है। 1818 के आते आते हिंदुस्तान की लगभग 78% आबादी एक कॉरपोरेट एंटिटी के आगे झुक चुकी थी। महज 22% एरिया ही आज़ाद बचा था। एक साधारण सी ट्रेडिंग कंपनी अब इस सबकॉन्टिनेंट की अनडिस्प्यूटेड बॉस बन चुकी थी। लेकिन हर एक्सट्रीम मोनोपोली का अंत जरूर होता है। छठे और आखिरी हिस्से में हम इस कॉर्पोरेट शासन का पतन और इसकी नेशनलाइजेशन को देखेंगे। 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर कंपनी ने अपने विस्तार की सारी हदें पार कर दी। इस एग्रेसिव पॉलिसी का अंजाम ये हुआ कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उसने बुनियाद हिला दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूरन बीच में आना पड़ा। 1858 में उन्होंने इस दानव बन चुकी कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और आखिरकार 1874 में कंपनी हमेशा के लिए भंग कर दी गई। इस एक झटके से 2 बड़े अंत हुए। एक तरफ 250 साल पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा खत्म हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश राज के हाथों में आ गई। दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर के निर्वासन के साथ ही सदियों पुराना मुगल साम्राज्य भी ऑफिशियली और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर 17वीं सदी में किसी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के बिना सिर्फ एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप को अपना गुलाम बना सकती है, तो क्या आज का सिस्टम दुनिया में मौजूद उन विशालकाय, बेहद ताकतवर मल्टीनेशनल मोनोपोली से पूरी तरह सुरक्षित है? इस बारे में विचार जरूर किया जाना चाहिए।